हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने त्रिविम रसायन में प्रकाशिकी समावता वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने पहले लिया था सापेक्ष विन्यास, जिसमें कहा गया है कि किसी एक विन्यास से अगर किसी दूसरे का विन्यास प्राप्त किया जाता है, यानी किसी के सापेक्ष अगर अपन विन्यास प्राप्त करते हैं तो वह सापेक्ष विन्यास के अंतर्गत आते हैं। और उसके अंदर आपको पहला एग्जांपल बताया था कि डी ग्लिसरैल्डिहाइड से डी लैक्टिक अम्ल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। आज हम इसी का दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल जो अपन लेते हैं वह लेंगे कि डी आइसोसिरिन से डी ग्लिसरैल्डिहाइड प्राप्त करना। डी ग्लिसरैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं वो आपको अभिक्रिया के अंदर बताना है। तो इस अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं आइसोसिरिन का सूत्र। तो आइसोसिरिन का सूत्र जो लिखा जाता है वह है, ऊपर आएगा COH, इधर C, इधर OH, इधर H, लेकिन इधर जो है ना वो आएगा CH2 और NH2 के रूप में लिखा जाता है। CH2 और NH2 के रूप में इसका नाम है डी आइसोसिरिन। क्या नाम आएगा? डी आइसोसिरिन के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस यौगिक की HNO2 से क्रिया करवानी है। किससे? HNO2। HNO2 होता है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। कौन से अम्ल से? नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवानी है। तो देखो आप अभिक्रिया में ये कार्बन तो अपना कौन सा है? किरेल कार्बन है। अब ये यौगिक जो डी आइसोसिरिन था, ठीक है ना, इसको हम किसी एक दूसरे यौगिक के अंदर जब परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना इस अभिक्रिया को कि यहां पर एक नाइट्रोजन परमाणु है, इधर से एक नाइट्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? N2। क्या बना देगा? N2 बना देगा, ठीक है। उसके बाद साथ में देखिए हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O का निर्माण करेगी। 2 हाइड्रोजन यहां से ले लो आप, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहां से ले लेंगे। अब पीछे हमारे पास रहेगा 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो इसके साथ में आके जुड़ जाएगा। तो इससे अपन यौगिक जो बनाएंगे वो है COOH, इधर C, इधर OH, इधर H और इधर आ जाएगा CH2 था पहले, और ये NH2 किसमें बदल जाएगा? OH के अंदर बदल जाता है, ठीक है। अब यहां से हम ये जो यौगिक बना है, इस यौगिक का आगे अपचयन करते हैं। आपको नाम याद होगा इसका, है ना, ये ग्लिसरिक अम्ल है, ग्लिसरिक अम्ल के रूप में रहता है। अब आप इसका अपचयन करो। क्या करते हैं? अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होगा कि ये जो COH है, इस COH को एल्डिहाइड समूह के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो परिवर्तित करने का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु लेंगे और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा? H2O बना देगा, और ये बदल जाएगा CHO, इधर C, इधर OH, इधर H और इधर आ जाएगा CH2OH के रूप में। तो ये डी आइसोसिरिन था, ये बदल जाएगा डी ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर, डी ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। और ये है डी ग्लिसरिक अम्ल। कौन सा? डी ग्लिसरिक अम्ल के रूप में रहता है। तो ये इसकी सापेक्ष विन्यास की सेकंड अभिक्रिया या सेकंड उदाहरण है, जिसमें हमने लिया डी आइसोसिरिन से डी ग्लिसरैल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब आता है इसका अगला पॉइंट, वो है निरपेक्ष विन्यास। कौन सा? निरपेक्ष विन्यास। और निरपेक्ष विन्यास को हम वास्तविक विन्यास के रूप में भी लिख सकते हैं। वास्तविक संरचना सूत्र जो है ना
वो वास्तविक विन्यास के रूप में भी इसे लिखा जाता है। और इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल के सूत्र को हम निरपेक्ष विन्यास के रूप में बताएंगे। और वो कैसे बताते हैं, तो देखो इन्होंने भी वही चीज बताई कि जो रोजेनॉफ ने बताया कि जो हम डी और एल विन्यास बताते हैं, तो डी और एल विन्यास ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर बताया गया था। ये इसके रूप में कि भाई OH समूह जो होता है वह अगर इधर है तो वो डी विन्यास, और इसको OH को इधर, H को इधर लेते हैं तो एल विन्यास के रूप में बताते हैं। बस उसी तरीके से इन्होंने भी यही बताया कि हम लैक्टिक अम्ल की जो संरचना है, लैक्टिक अम्ल की संरचना को, जैसे मैं लेता हूं उदाहरण इसका, लैक्टिक अम्ल के लिए कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल के लिए विन्यास के बारे में बताया गया है। तो लैक्टिक अम्ल का आपको सूत्र याद होगा, है ना। तो सूत्र के अंदर देखो अम्ल है तो अम्ल का मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, COOH, फिर C, इधर CH3, इधर OH, और इधर क्या आता है H, है ना। ये लैक्टिक अम्ल है। अब इन्होंने कहा कि अगर लैक्टिक अम्ल में OH समूह, कौन सा, OH समूह दाईं ओर स्थित हो, इसमें भी वही बताएंगे कि OH समूह कौन सी ओर, दाईं ओर स्थित हो, इसमें दाईं ओर ही है ना। तो इसको अपन डी लैक्टिक अम्ल के नाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी लैक्टिक अम्ल, दाईं ओर स्थित हो। तो अब उल्टा कर दो इसका, उल्टा कैसे करेंगे, तो साहब यहां H की जगह हम क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे, फिर इधर C, इधर H, ऊपर COH, और नीचे क्या लिख देंगे, इधर CH3। अब OH कहां आ गया, बाईं ओर आ गया, तो OH बाईं ओर स्थित हो, इसमें क्या लिखेंगे अपन कि OH समूह बाईं ओर स्थित हो, बाईं ओर स्थित हो, है ना। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, एल लैक्टिक अम्ल कहलाता है। तो ये दो रूप आपको बताना है इसमें, डी और एल। वास्तविक विन्यास के बारे में दर्शाया था, और वास्तविक विन्यास के बारे में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था विज, विज या विज भी कह सकते हो, विज वोयट, विज वोयट या विज वोयट नाम के वैज्ञानिक थे। यहां मैं नाम लिख देता हूं, विज वोयट, विज वोयट ने ही इसके निरपेक्ष विन्यास के बारे में बताया। अब आप इसको यूं भी बता सकते हो कि ये OH है वो COH के, इसके किसके, बड़े समूह के दाईं ओर स्थित है, तो ये डी लैक्टिक अम्ल हो गया, और ये बड़े समूह के बाईं ओर स्थित है, इसलिए कौन सा हो गया, एल रूप हो गया। ठीक है, तो ये सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास जो है वो यहां पर इसमें समाप्त होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आगे का पॉइंट, ध्यान रखिएगा। वह पॉइंट है इसके अंदर जो आपको बहुत, वैसे सरल पॉइंट भी कह सकते हो और थोड़ा सा अलग भी है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वह पढ़ा था ना, जैसे इसमें आया था डी और एल रूप, याद रखना मैं स्मॉल डी और स्मॉल एल रूप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम आगे अपन ले रहे हैं अपना इसी पार्ट का नया टॉपिक, ठीक है, वो है रेसिमिक, रेसिमिक, रेसिमिक मिश्रण, ठीक है, रेसिमिक मिश्रण भी कहते हो आप, रेसिमिक मिश्रण एवं आगे लिखेंगे रेसिमीकरण। क्या लिखते हैं, रेसिमीकरण, यानी रेसिमिक मिश्रण और रेसिमीकरण के रूप में इसे लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, पहले मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, यहां पे आपको इसे नोट करनी है, ठीक है ना। ये है रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमीकरण है, जो आप इसको सीधा बता सकते हो
अब क्या होता है रेसिमिक मिश्रण, तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि ये क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले लिखते हैं अपन रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमिक मिश्रण की परिभाषा ये आती है, ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि एक ऐसा यौगिक या ये कह सकते हो कि एक ऐसा, इसके अंदर मिश्रण भी बता सकते हो, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ध्रुवण घूर्णक यौगिक। कौन सा? ध्रुवण घूर्णक यौगिक, जिसमें 50%, कितने प्रतिशत? 50% डी भार, कितना? 50% डी भार और 50% एल भार। जानते हो ना डी और एल क्या होते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं, जो घूर्णित यौगिक होते हैं उसके अंतर्गत दिया गया है 50% डी भाग और 50% एल भाग उपस्थित हो तो वह ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है, ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। यानी ऐसे यौगिक होते हैं, देखो इधर, इसको मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं। हमने कहा था ना कि ध्रुवण घूर्णक जो होते हैं, वो ध्रुवण घूर्णक क्या करते हैं, जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको अपन किसी ध्रुवण घूर्णक में से गुजारते हैं, तो ये क्या करता है, इसके तल को, है ना, इसके तल को, जैसे ये नॉर्मली तल है, इसको या तो किस तरफ, ये दाईं ओर, या फिर क्या करता है, ये यूं बाईं ओर घूर्णित करने का काम करता है। अब ये एक डी होता है और एक ये क्या होता है, एल रूप होता है ना, सामान्य। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा ध्रुवण घूर्णक यौगिक हो जिसमें 50% ये क्षमता हो और 50% ये क्षमता हो, यानी दोनों का मिश्रण हो। तो आप भी देख सकते हो कि अगर अपन दोनों के मिश्रण की बात करते हैं तो परिणामी मान क्या होगा, कि जैसे एक भाग 50% यूं रोटेट हो रहा है, इतना, ठीक है, ये एक भाग इसने 50% इतना रोटेट किया, तो ये कौन था, डी रूप था। अब जितना इसने रोटेट किया है उतना का उतना ये एल रूप वापस इसको क्या करेगा, विपरीत दिशा के अंदर रोटेट कर देगा। अब दोनों देखो, यहां से मैंने इसको आधा इधर से इधर किया, डी रूप, ठीक है। अब जितना मैंने यहां से इसको यूं घुमाया है उतना का उतना एल रूप वापस इसे क्या करेगा, विपरीत दिशा के अंदर घूर्णित कर देगा। यानी ये जितने एंगल से इधर घुमा उतना का उतना एंगल से वापस इधर आ गया। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये ध्रुवण क्या कहलाएगा, अघूर्णक यौगिक बन जाते हैं, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक बन जाते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसमें रेसिमिक मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब इसका एक उदाहरण दिया गया, देखो कोई भी सूत्र लिखा हुआ हो ना, तो आपको कहे कि अब इसके रेसिमिक मिश्रण का सूत्र लिखो, किसका, रेसिमिक मिश्रण का। तो कुछ भी नहीं बताना है आपको, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ये एग्जांपल है DL लैक्टिक अम्ल, DL लैक्टिक अम्ल। अब देखो DL यानी ये एक रेसिमिक मिश्रण है। क्या है, रेसिमिक मिश्रण है, ये है रेसिमिक मिश्रण, किसका, लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, अब अपन सूत्र लेते हैं। ये प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया यही अपन को बतानी है इसके अंदर। ठीक है, अब सूत्र जब आप लोगे
तो सूत्र तो लैक्टिक अम्ल का ले रहे हैं, तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, इधर C, इधर OH, इधर H और इधर क्या है CH3, ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। लेकिन नीचे क्या लिखा है हमने, DL लैक्टिक अम्ल, क्या लिखा है DL लैक्टिक अम्ल। अब आप इस चीज को समझना, DL का मतलब ये हुआ कि इसमें 50% किसके भाग है, डी भाग है, इसका 50% डी रूप है और 50% क्या आता है, एल रूप आता है। सुन लेना, 50% डी रूप है और 50% एल रूप है। तो क्या होगा कि ये डी रूप जो 50% है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करेगा, दाईं ओर घुमाएगा। क्या करेगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित करेगा, है ना। अब ये इसको दाईं ओर घूर्णित करता है, तो जितना भाग डी रूप के द्वारा दाईं ओर घूर्णित किया गया है, उतना ही भाग इसी के अंदर 50% कौन सा है, एल रूप है, वह इसे किस दिशा में, बाईं ओर घूर्णित करेगा। क्या करेगा, बाईं ओर घूर्णित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डी के द्वारा, जितना लैक्टिक अम्ल ने डी का या डी के द्वारा जितना इसको घूर्णित किया गया है, उतना का उतना एल वापस उसे विपरीत दिशा में घूर्णित कर लेगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है, जिसके कारण ये लैक्टिक अम्ल किस में बदल जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कौन सा, DL लैक्टिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि DL लैक्टिक अम्ल के द्वारा, वापस सुन लीजिएगा, DL लैक्टिक अम्ल के द्वारा, ठीक है ना, प्रकाश के तल को 50% दाईं ओर घुमाया जाता है। लेकिन उसी समय जो इसके अंदर एल रूप है, वह एल रूप क्या करेगा कि जितना डी के द्वारा इसे घूर्णित किया गया था, उतना का उतना एल रूप के द्वारा विपरीत दिशा में इसे घूर्णित करेंगे। तो देखो, एक बार इतना घुमा, एक भाग ने इतना घुमाया और दूसरा वापस उसके विपरीत दिशा में घुमाएगा, तो परिणामी मान क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश का तल अप्रभावित रहेगा। तो इस प्रक्रिया को एक वर्ड दिया गया है, बाह्य प्रतिकार। क्या नाम दिया गया है, बाह्य प्रतिकार के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक प्रतिकार था किसके अंदर, मीसोटार्ट्रिक अम्ल में, जिसके अंदर खुद सममिति तल उपस्थित होता है और सममिति तल के कारण ही एक भाग डी, मतलब जितना घूर्णित करेगा, दूसरा एल के रूप में उसको घूर्णित करता है विपरीत दिशा में। तो वो था आंतरिक प्रतिकार, यानी अणु के अंदर ही। और ये मिश्रण है, तो मिश्रण में दो रूप है, डी और एल रूप। तो एक भाग डी है और दूसरा कौन सा होता है, एल भाग होता है। तो डी और एल भाग किस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रेसिमिक मिश्रण का मतलब है एक ऐसा ध्रुवण घूर्णक यौगिक जिसमें 50% डी और 50% एल उपस्थित होते हैं, तो वह ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है और इसको रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। और ये क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, रेसिमीकरण कहलाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, रेसिमीकरण, रेसिमीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापस रिपीट कर देता हूं, आपको अगर नहीं याद रहता है तो सुन लीजिएगा कि एक ऐसा यौगिक लो जिसमें दोनों गुण हो, डी भी हो और एल भी हो। तो अब डी जितना घूर्णित करेगा उतना का उतना एल करेगा और दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यानी एक दाईं ओर है तो दूसरा बाईं ओर होगा। तो इसमें परिणामी मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। परिणामी मान जीरो का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का तल पहले इधर गया फिर वापस इधर आया, इसका मतलब यही रहेगा, अप्रभावित रहेगा। तो अप्रभावित रहने का मतलब ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक
हो जाते हैं। तो बाह्य प्रतिकार इसमें याद रखिएगा, आपको सवाल दे रहा हूं कि बाह्य प्रतिकार किसे कहेंगे, तो आप बताओगे लैक्टिक अम्ल में डी और एल 50-50% होते हैं, तो डी रूप 50% इसको प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित करता है, तो जितना ये घूर्णित करता है उसके विपरीत दिशा में बाईं ओर ये 50% वाला भाग घूर्णित करेगा, जिससे प्रकाश का तल क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। इसी को अपन लैक्टिक अम्ल के उदाहरण को बाह्य प्रतिकार के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद मैं अभी आपको लैक्टिक अम्ल, ये रेसमिक मिश्रण के दो उदाहरण, दो नहीं 3 उदाहरण है। एक तो ये लैक्टिक अम्ल वाला है, एक और यौगिक दिया गया है, और फिर अपन लेंगे SN1 अभिक्रिया का उदाहरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2 उदाहरण बता देता हूं। सबसे पहला उदाहरण तो है हमारा, देखो सबसे पहला उदाहरण जैसे इसमें दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो अपन लेते हैं वह है ब्यूटिल फेनिल कीटोन के रूप में। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं किसका, लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, तो देखो आप, ये सॉरी रेसेमिक मिश्रण के उदाहरण है। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ब्यूटिल फेनिल और कीटोन। अब इसको बताना ही नहीं है, या तो आप इसका डी भाग लेंगे या एल भाग लेंगे और फिर इसको किसमें परिवर्तित कर दोगे, रेसेमिक मिश्रण के अंदर। तो सबसे पहले देखो अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। तो सूत्र में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सूत्र लिखते हैं तो पीछे से शुरू करते हैं, यहां से। तो ये क्या है, कीटोन, तो कीटोन को लिख दो C डबल बॉन्ड O के रूप में। अब ब्यूटिल है, यानी कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन में ये CH3, ये CH, ये CH2 और ये CH3 लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 कार्बन इधर आ गए। फिर क्या है, फेनिल, तो फेनिल को क्या लिखते हैं, C6H5। अब ये यौगिक हो गया ब्यूटिल। अब इसमें या तो आप डी लो या एल, कोई भी रूप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन है जो किरल कार्बन कहलाता है। देखो इस कार्बन को एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ ये आ जाएगा C2H5 और एक तरफ ये कीटोनिक समूह आ जाता है। अब हम देखो इसको लेते हैं, ये अम्ल की उपस्थिति में ये रेसेमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाएगा। तो सूत्र अपना ये रहेगा, C6H5, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर आया CH, इधर CH3, इधर CH2 और CH3, ये स्टार है। अब इसके नीचे जब आप लिखोगे ना तो यूं लिखेंगे DL, क्या लिखेंगे, ये D या L रूप था, अब DL और इस पूरे का नाम, तो ब्यूटिल फेनिल और क्या लिखते हैं अपन, कीटोन के रूप में लिखते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, रेसेमिक मिश्रण का। और दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं यही लैक्टिक अम्ल का। तो ये लैक्टिक अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल का उदाहरण लिखेंगे। अभी अपन ने सूत्र लिखा था COH, C इधर OH है ना, इधर CH3 और इधर H। अब ये किरेल कार्बन है। ठीक है, अब इसमें बताएंगे D या L, या तो D रूप होगा या क्या होगा, L रूप होगा। अब ये अम्ल है ना, तो ये किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति के अंदर इसका मिश्रण प्राप्त होता है। तो HCOH, इधर लिखते हैं COH, ठीक है, नीचे लिखते हैं CH3, अब ये स्टार, लेकिन इधर क्या लिख देंगे DL, लैक्टिक अम्ल, क्या लिखते हैं DL लैक्टिक अम्ल, यानी ये भी एक रेसेमिक मिश्रण हो गए। ठीक है, तो ये रेसेमिक मिश्रण के 2 उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण मैं अभी ले रहा हूं, वो है SN1 अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको याद होगी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। और हम रेसेमिक मिश्रण ले रहे हैं, यानी बनने वाला उत्पाद जो होगा उसमें 50% D और 50% क्या होगा, L भाग उपस्थित होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन लेते हैं SN1 अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखो
SN1 अभिक्रिया जो इसमें आपको बतानी है, एल्किल हैलाइड के द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया है। मैं ये अभिक्रिया का उदाहरण आपकी किताब के अनुरूप ही ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपन जब एल्किल हैलाइड वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये वापस बताऊंगा पूरी की पूरी अभिक्रिया, ठीक है। तो इस पार्ट को या इस अभिक्रिया को ध्यान रखिएगा। SN1 अभिक्रिया, ठीक है, SN1 अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके अंदर अपन लेते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये आता है एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होती है, एकाणुक का मतलब ये होता है कि इसमें अभिक्रिया का वेग जो है वह एल्किल हैलाइड की ही सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, एक की ही सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसीलिए इसको एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है, देखो एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में अलग उदाहरण है, इसमें अलग उदाहरण है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वो है क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल, क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में लेते हैं अपन। अब क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल है, तो प्रोपेनोइक अम्ल है तो देखो COOH CH3 है ना, इधर Cl और इधर आया H, ये है क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल। अब 2 क्लोरो लिखो बात, चलो यहां लिख देते हैं 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल, ये हो गया। अब ये अभिक्रिया जो होती है ना, ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहले पद के अंदर याद रखिएगा कि इसमें अपन लिखेंगे कि यह क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। अब 2 पदों में जब इसको संपन्न करोगे तो संपन्न में पहला पद हम लेते हैं, प्रथम पद जो क्या होता है, मंद गति का पद होता है, जिसमें इसमें भी समान विखंडन की क्रिया होगी। अपन क्या लिखेंगे, मंद गति का पद, याद है भी समान विखंडन, ये बंद टूटेगा, है ना, और इसके इलेक्ट्रॉन सीधे किसके पास चले जाएंगे, क्लोरीन के पास, और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसके अंदर, ये यौगिक जो है ना यह कार्ब धनायन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और कार्बन का संकरण इसमें sp2 रहेगा। कौन सा रहेगा, sp2 संकरण इसके अंदर रहता है। तो इसमें अपन बताएंगे कि ये C, ठीक है। अब देखो CH3H, एक तरफ H लिख दिया, एक तरफ CH3 लिख दिया, और इधर लिख दिया COOH। अब ये कार्बन धनायन, ये क्या बना, कार्ब धनायन, ये यौगिक बना है कार्ब धनायन। इसमें कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है, और इसकी संरचना कैसी होती है, समतलीय होती है। तो पहला इसमें क्या बना, मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब दूसरा लेते हैं, द्वितीय पद जो होता है तीव्र गति का पद, कौन सा, तीव्र गति का पद। अब इसके अंदर एक नाभिक स्नेही इसके ऊपर प्रहार करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के साथ में आप अगर उदाहरण बताना चाहो तो वो भी बता सकते हो कि इसके अंदर ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में अपन शुरू में ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जैसे आपने ले लिया H2 HOH, इसको तोड़ो तो H प्लस और क्या बनता है, OH माइनस बनता है। ये OH माइनस इसके साथ में क्रिया करेगा। अब कैसे करता है, तो देखो ये COOH, ये C, इधर H, इधर CH3, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, ये है कार्ब धनायन, क्या है, कार्ब धनायन, जिसकी संरचना कैसी है, समतलीय है, और समतलीय के साथ में क्या है, sp2 संकरित कार्बन है। अब सुनो, आने वाला नाभिक स्नेही कार्बन के अंदर देखो आप दोनों तरफ से खाली जगह है ना, तो आने वाला नाभिक स्नेही जो होगा ना, वह अगर इसमें से हैलोजन की दिशा में जुड़े, जहां ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, इधर इधर हैलोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो यहां ये बताओगे कि अगर नाभिक स्नेही OH माइनस समूह
हैलोजन की दिशा में जुड़ता है। कौन सी? हैलोजन की दिशा में, है ना। तो क्या होगा? दो स्थिति बनती है इसमें, ये दो स्थिति बनेगी। तो पहली स्थिति तो आप बताओगे हैलोजन की दिशा में जुड़ेगा तो डी भार कहलाएगा। अब जैसे इसके साथ जोड़ोगे तो ये संरचना है ना वो यूं हो जाएगी, COH, ये C इधर OH, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा CH3 और इधर H। अब ये OH किस दिशा में जुड़ा है? किस दिशा में? हैलोजन की दिशा में जुड़ा है, तो ये कहलाएगा डी, ये डी लैक्टिक अम्ल कहलाएगा। ये देखो लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, कौन सा कहलाएगा? डी लैक्टिक अम्ल। और दूसरी स्थिति बनती है कि OH समूह, ये जो है ये हैलोजन की दिशा में, या ये कहते हैं हैलोजन की दिशा के विपरीत अगर जुड़ता है, कौन सी? विपरीत में, ये सेकंड हो सकती है स्थिति, तब इसमें उत्पाद जो बनेगा वो ये बनेगा COOH, इधर C, इधर H, इधर OH और इधर क्या आ जाएगा CH3। अब ये कौन सा आ जाएगा? L लैक्टिक अम्ल कहलाता है। कौन सा? L लैक्टिक अम्ल कहलाता है। तो एक ही अभिक्रिया में अगर दो उत्पाद बनने की संभावना हो, या तो बने D या बने L, यानी दोनों का इसके अंदर क्या होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। इसीलिए ये अभिक्रिया कौन सी है? रेसेमिक अभिक्रिया कहलाती है। तो वापस सुन लीजिएगा, 1 मिनट में वापस बता रहा हूं कि एसएन अभिक्रिया का मतलब होता है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक ही अणु के अभिक्रिया का वेग जो होता है वह एक ही अणु के ऊपर निर्भर, एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो उसके उदाहरण को बताया है 2-क्लोरोप्रोपेनॉइक अम्ल में। इसमें पहले आप बता दो कि जल लेते हैं, जल H+ और OH- में परिवर्तित होगा, फिर हम ये लेते हैं। तो पहला पद है मंद गति का पद, जिसमें क्या होता है ये स्थिति जो बताई है ना, ये विसमांश विखंडन की क्रिया बताइए। कौन सी? विसमांश विखंडन की क्रिया। तो विसमांश विखंडन में ये बंध टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएंगे, तो प्लस इधर अपन ने लिखा है Cl- हटाए, ठीक है। अब Cl- हटा तो ये रहा कार्ब धनायन sp2 संकरित मध्यवर्ती है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन की संरचना समतली है, तो इसमें आने वाला नाभिक स्नेही जो है वह किसी भी दिशा में दोनों तरफ जुड़ सकता है। तो अगर नाभिक स्नेही, ये मुख्य है ना, तो अगर नाभिक स्नेही हैलोजन की दिशा में जुड़ता है, यानी यहां से तो ये डी रूप कहलाएगा। और अगर नाभिक स्नेही हैलोजन की दिशा के विपरीत जुड़ता है तो वह एल रूप कहलाता है, यानी दोनों इसमें संभावना बनती है। तो ये आपको याद रखना है, ये उदाहरण है SN1 अभिक्रिया का। और 10वें पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे, तब मैं लूंगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं, रेसेमिक मिश्रण के उदाहरण, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर के अंदर अपन लेंगे रेसेमिक मिश्रण को पृथक करने की विधियां कौन कौन सी है, और पाठ का लास्ट पॉइंट आएगा संरूपण समावयवता। धन्यवाद।